जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर की, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी वो कौन सी भाषा की पत्रिका थी, वो हमें बताना है कि संवाद कौमुदी पत्रिका कौन सी भाषा में थी। ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर एक है फारसी, ऑप्शन नंबर दो है बांग्ला, ऑप्शन नंबर तीन है हिंदी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अंग्रेजी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि संवाद कौमुदी जो थी वो बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। अब बात करते हैं कि ये किनकी पत्रिका थी। तो हमारे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। तो उनकी पत्रिकाओं में एक पत्रिका ये भी थी। इनकी कुछ अन्य पत्रिकाओं की बात कर लेते हैं, उन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली थी ब्रह्म मेनिकल, ब्रह्म मेनिकल, यह मैगजीन थी। अब बात करते हैं और कुछ थी, जैसे मीरात उल मुल्क, ये इसकी भाषा थी फारसी। ठीक है। एक थी संवाद कौमुदी जिसकी भाषा थी बांग्ला, और एक अन्य थी जिसका नाम था बंगदूत। तो बंगदूत की भाषा थी वो थी हिंदी। तो इस टाइप से आपको चारों ही पत्रिकाएं याद रखनी है। किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी। वो कौन थे? एक समाज सुधारक थे। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी। वो हमें बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग जो स्थापित की गई थी वो किस क्रांतिकारी के द्वारा लीग बनाई गई थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर दो है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर तीन है लाला हरदयाल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो ये जो संगठन था इसकी स्थापना की गई थी बर्लिन में। बर्लिन में इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अन्य नेताओं की बात करें या अन्य कार्यकर्ताओं की बात करें, तो एक थे जितेंद्र लाहोटी, भूपेंद्र नाथ, तारकनाथ। तो ये सारे जो नेता थे या जो कार्यकर्ता थे, क्रांतिकारी थे, तो वो इस संगठन से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। दोनों चीजें आपको याद रखनी थी कि कहाँ पे की गई थी एक तो, और किसने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, कि भारत दूरदर्शा नाटक के लेखक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत दूरदर्शा नामक नाटक के लेखक कौन थे। ऑप्शन एक है भारतेंदु, ऑप्शन नंबर दो है अल्फाज हुसैन, ऑप्शन नंबर तीन है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है विष्णु चिपलूंकर। ठीक है, विष्णु चिपलूंकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक थे, उनका नाम था ऑप्शन नंबर एक, यानी कि भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु ने भारत दूरदर्शन नाम नाटक लिखा था, और ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक 1813, ऑप्शन नंबर दो चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर तीन है चार्टर अधिनियम 1793 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है फिफ्थ में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 1813 के बाद कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले यह था कि केवल कंपनी ही यहाँ पे व्यापार कर सकती है। अब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब कि और भी कंपनियां जो है ब्रिटेन की, वो भारत में आ सकती है और अपना व्यापार कर सकती है।
तो वो कब की बात है? वो 1813 की बात है। 1813 की ओर देखते हैं कि और कौन कौन से प्रावधान थे। और प्रावधान की बात करेंगे तो इसमें एक और प्रावधान था जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के जो वहां से मिशनरी, ईसाई मिशनरी भारत में आने लगे। ईसाई मिशनरी भारत में आने लगे और भारत में ब्रिटेन की तरह यानी कि उसकी व्यवस्था से शिक्षा देने लगे। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार भी 1813 के अधिनियम के बाद ही हुआ। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस सिंधु घाटी स्थान पर धान की खेती के अवशेष मिले हैं? हमें बताना है कि धान की खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लोथल, ऑप्शन नंबर 2 है देमाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 4 है सुत्ता गेंडो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लोथल से हमें धान की खेती के अवशेष मिला है। ठीक है, यानी कि लोथल से हमें धान की खेती के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि देमाबाद, धोलावीरा और सुत्ता गेंडोर से हमें क्या क्या मिला है। तो देमाबाद से मिली है एक रथ की मूर्ति। रथ मूर्ति के बारे में अगर क्वेश्चन बने तो हम कहेंगे देमाबाद। धोलावीरा से क्या मिला मिला है? तो वही मिला, एक तो जलाशय, बड़ा जलाशय मिला है यहाँ से, प्लस एक और चीज मिला है, एक बड़ा स्टेडियम मिला है। स्टेडियम भी मिला है धोलावीरा से, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि सुत्का गेंडोर से हमें क्या मिला है। तो घोड़े के अवशेष, उस समय घोड़े थे, इसके अवशेष हमें सुत्का गेंडोर से मिले हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुत्का गेंडोर से। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी एक पर क्वेश्चन बन सकता है या आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, तो सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। हमें बताना है कि चार टोटल जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, उनमें से चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, फोर्थ वाली, तो वो कहाँ पे आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है राजगृह में, ऑप्शन नंबर 2 है वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 है कश्मीर। तो जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो हुआ था राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में, फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर। और हमारा क्वेश्चन है कि फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था कश्मीर में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, एक बना था हीनयान धर्म और एक बना था महायान धर्म। अब बात करते हैं कि महायान धर्म क्या था। तो हीनयान धर्म तो जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे, और महायान धर्म में बुद्ध की पूजा होने लगी। बुद्ध की पूजा होने लगी एक मूर्ति के माध्यम से। ठीक है, तो एक मूर्ति के माध्यम से पूजा होने लगी। तो ये सारी चीजें थी वो महायान धर्म में थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं कि उस समय शासक कौन था, राजा कौन था भारत में। तो भारत में राजा थे, उनका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो थे उस समय राजा थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से विदेशी शासक, हमें बात करनी है विदेशी शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन ऐसा विदेशी शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 1 है मिनेंडर, ऑप्शन नंबर 2 है मौर्य, और मौर्य में भी अशोक, और ऑप्शन नंबर 3 है हर्ष, और ऑप्शन नंबर 4 है तुर्क में से कोई नहीं। तो विदेशी शासक की बात करनी है तो अशोक जो था वो भारतीय शासक था। हर्ष यानी कि हर्षवर्धन थे, वो भी भारतीय शासक थे कन्नौज के। तो ये मिनेंडर जो था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मिनेंडर जो एक विदेशी शासक था, इसने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था और जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाया भी था। बौद्ध धर्म को अपनाया भी था किसने? मिनेंडर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? मतलब कि उस समय कौन राजा था भारत में, उनके ये समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 1 है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक, ऑप्शन नंबर 3 है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर 4 तीन में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजा का राज दरबारी था अश्वघोष, किस राजा के दरबारी थे अश्वघोष। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हर्षवर्धन। ठीक है। तो हर्षवर्धन ने जब विजय अभियान कर रहे थे तो उस समय इन्होंने आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पर और पाटलिपुत्र से इनको मिले थे अश्वघोष। ठीक है। बात करते हैं हर्षवर्धन के राज्य की, तो इनके राज्य था कन्नौज, इनकी राज्य की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। और एक और क्वेश्चन इस पर बन सकता है वो है कि यात्रियों का जो राजकुमार था, चीनी यात्री जो थे, यात्री को राजकुमार भी जिसको कहा जाता है, उनका नाम है वेंगसोंग। तो वो भी इन्हीं के समय में भारत में आए थे। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुगल शासकों से कि दीनपना किस मुगल शासक को प्राप्त थी? दीनपना जो उपाधि थी वो किस शासक को प्राप्त थी, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 2 है बाबर, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर और ऑप्शन नंबर 4 है जहांगीर। तो दीनपना जो शासक थे, उपाधि थी, वो प्राप्त थी हुमायूं को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मुगलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने कौन से राज्य विजय के उपलक्ष्य पर बुलंद दरवाजा बनवाया था? जो बुलंद दरवाजा बनाया गया है, तो वो कौन सा राज्य विजय करने के बाद उसके उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, यानी कि बनवाया किसने है, वो बनवाया था अकबर जी ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ विजय पर, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात विजय पर, ऑप्शन नंबर 3 अहमदनगर विजय पर और ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ विजय पर। तो जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था वो जीता था उसने गुजरात को। जब उन्होंने गुजरात जीता था तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी भाषा को 9वीं यानी कि 9th शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, यानी कि 9वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है फारसी, ऑप्शन नंबर 2 है मैतेई, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत और ऑप्शन नंबर 4 है तमिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फारसी भाषा को अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है। ईरान की भाषा है फारसी भाषा जो है वो ईरान की भाषा है। अगर बात करेंगे संस्कृत और तमिल, तो संस्कृत और तमिल को तो पहले से ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और मैतेई को नहीं दिया गया है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा में कौन कौन सी भाषा है। तो 8 भाषा पहले से है। बात करते हैं 8 भाषाओं की, तो पहली है तेलुगु, दूसरी है कन्नड़, तीसरी है तमिल, फोर्थ है संस्कृत, फिफ्थ है मलयालम और सिक्स है पाली, फिर प्राकृत, फिर राजा है फारसी। तो इस तरह से, और एक और भाषा है जिसका नाम है उड़िया। उड़िया। तो ये टोटल 8 और एक अभी वाली भाषा जो कुल मिला के होगी हमारी 9 भाषाएं जो है शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त है 9 भाषाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 सीवी रमन और ऑप्शन नंबर 4 थे उपयुक्त सभी। तो इन सभी को जो है प्रथम बार 1954 में इन तीनों को ही जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा जी, क्वेश्चन नंबर 13, राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हमें राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार
और ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। तो जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो स्थित है उत्तराखंड में। कार्नो नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व दोनों जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, या कुनो नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व दोनों उत्तराखंड में स्थित है, दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आपातकाल के लिए सही नहीं है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा जो होता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। तो हमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात करनी है, उसके लिए कौन सा कथन ठीक नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन ए के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो तीनों ही प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही है। गलत ऑप्शन हमें चुनना है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की अनुमति के लिए 2 महीने का समय मिलता है। तो संसद की अनुमति के लिए 2 महीने का नहीं, 1 महीने यानी कि 30 दिन का समय मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तीसरा देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किसी राज्य या फिर पूरे देश में लगा सकते हैं, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आपातकाल को 6-6 महीने की अनुमति के बाद कितने ही समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही बात है। यानी कि हमें गलत चुनना था, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। तो हमारा 2 जो होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के व्यक्तित्व विवेक अधिकार का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रपति का जो व्यक्तित्व विवेक अधिकार होता है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन एक है किसी दल के लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाने पर वह सबसे बड़े दल के नेता को पीएम नामित कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है किसी भी मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री को सरकार गिराने के लिए कह सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व विवेक अधिकार का मतलब होता है कि जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसमें जो है वो राष्ट्रपति कह सकते हैं किसी सबसे बड़े दल के नेता को कि आप सरकार बना लीजिए। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। किसी दल के लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाने पर वह सबसे बड़े दल को पीएम नामित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के लिए सही नहीं है। हमें बताना है कि सही नहीं यानी कि गलत कथन कौन सा है। वह देश में दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 है उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन हेतु कम से कम 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन होने चाहिए, तो यही सही सही बात है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को ठीक उसी तरह हटाया जाता है जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो ये बात गलत है। राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया जाता है। उनको जो है वो राज्यसभा में ही हटा दिया जाता है, राज्यसभा में से ही उनका चुनाव होता है, तो इसलिए। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यपाल की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये बात भी सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर ही है, यानी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जाता है, यानी कि उनकी जो हटाने की तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं है। तो गलत कथन इसमें भी हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा में बहुमत खो देने पर, यहाँ पर होगा खो देने पर प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री मंत्रियों को शपथ दिलवाता है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न होती है। तो ये बात चौथा कथन वो सही है, पहला कथन भी सही है, लेकिन मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो किसका नहीं है, वो प्रधानमंत्री का नहीं होकर किसका है, वो है राष्ट्रपति का। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। हमें गलत कथन चुनना था और गलत कथन है ऑप्शन नंबर 2, और बाकी के तीनों कथन वो सही है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दंड विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? हमें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करनी है, देखते हैं। ऑप्शन एक है दंड विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही लाते हैं, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, दंड विधेयक में राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 3, दंड विधेयक को राज्यपाल पुनः विधानमंडल में भेज सकता है, तो दंड विधेयक को रोक सकता है राज्यपाल, वापस कभी नहीं भेज सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमें गलत बताना था और गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन को, कथन को हमें पकड़ना है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, तो ये बात सही है, दोनों की खुद की। और भी है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जैसे जम्मू कश्मीर, तो उसका भी खुद की विधानसभा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली के सीएम को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मतलब उनको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है दिल्ली के सीएम को उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं, तो ये कथन जो है हमारा गलत कथन है, हमें गलत कथन ही पकड़ना था, तो वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, यानी कि चौथा जो कथन है हमारा गलत कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुनाव आयोग के लिए सत्य नहीं है? इसमें भी हमें गलत कथन ही पकड़ना है कि चुनाव आयोग के लिए गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन एक है चुनाव आयोग केवल की बात हो रही, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर 2 है चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है चुनाव आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर 4 है चुनाव आयोग के सदस्यों को, जो सदस्य होते हैं उनको अध्यक्ष की सिफारिश से हटाया जा सकता है। तो हमें गलत कथन को पकड़ना है, वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें आ रहा है केवल, तो चुनाव आयोग केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव ही नहीं करवाता, इसके साथ साथ वह चुनाव करवाता है विधानसभाओं के भी। विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर प्लस स्टेट काउंसिलिंग के चुनाव भी कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। तो हमारा गलत कथन चुनना था, वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रीजनिंग का क्वेश्चन है, या मैथ्स का भी कह सकते हैं इसको। 3 सेंटीमीटर वाले गन को बाहरी तरफ लाल रंग से रंगा जाता है तथा 27 समान गनों में कटा गया है। ऐसे कितने गन होंगे जिनकी बाहरी सतह पर एक भी रंग नहीं होगा? तो हमें ऐसे गनों की संख्या बतानी जिनके बाहरी सतह पर एक भी रंग नहीं होगा। तो कैसे निकाला जाता है हम देखते हैं, हम फॉर्मूले से करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम एक डायग्राम बना के भी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें एन फाइंड करना है। एन को कैसे निकाला जाता है? तो एन निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो 27 है ये किसका गन है। तो 27 गन है 3 का, यानी कि एन का मान मेरे पास आ गया, वो है 3। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं किस किस टाइप से। तो पहला हो सकता है जिनकी सभी सतह रंगीन हो, उसकी संख्या होती है सब में 8, कितने भी खंड कर लीजिए तो उसका आंसर होगा 8। जिसकी 2 सतह रंगीन हो, उसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है। उस फॉर्मूला है 12n-2। जिसकी एक सतह रंगीन हो, ऐसे गणों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो, उसके लिए फॉर्मूला 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और ये जो हमारा क्वेश्चन यानी कि जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं हो, 0 सतह रंगीन वाला फॉर्मूला, उसके लिए है n-2 की पावर 3। अब मान रखते हैं इसमें, तो जिनकी 2 सतह रंगीन हो सकती है, तो गणों की संख्या है 12, n का मान है 3 - 2 यानी कि 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। जिनकी 2 सतह रंगीन हो। ऐसे गण जिनकी एक सतह रंगीन हो, उसके लिए फॉर्मूला 3 - 2 यानी कि 1, और 6 इंटू 1 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा वो 6। जिनकी 0 सतह रंगीन होगी, तो n का मान है 3 - 2 का होल क्यूब करेंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1।
और 1 का क्यूब होता है 1, यानी कि ऐसे गणों की संख्या जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं हो, उसका आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ये इस तरह से किया जाता है, और आप इसको डायग्राम बना के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना है। तो हमें देखना है कि जिनकी सभी सतह रंगीन होती है, जो कॉर्नर वाले जो हमारे पास में करना आएंगे, तो वो होंगे यानी कि ये 8। तो पहला का आंसर हो जाएगा 8। और ऐसे गण जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं हो, तो वो बीच में, सबसे बीच में जो गण आएगा वो अकेला गण। तो उसके चारों तरफ गण होंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ, वो अकेला गण यानी कि एक होगा आंसर। ठीक है, तो जिन पर कोई रंग नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 22। किन्हीं दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जिनके अंकों का योग 7 होगा, 7 होगा, वो हमें निकालना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको ज्ञान होगा कि जब दो पासों को साथ में फेंका जाता है, तो घटनाएं होती है 1,1। टोटल घटना होती है वो है 36, यानी कि 1,1 1,2। अगली होगी 1,3, 1,4। अगली होगी 1,5। अगली होगी 1,6। तो इस टाइप से हमारे पास अगली आ जाएगी, यहाँ पर 2, और यहाँ पे 1,1 2 2 जो भी है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल घटनाएं होंगी, वो होगी 36। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनका योग 7 होना चाहिए, तो वैसी घटनाएं कौन कौन सी होगी? तो इस फर्स्ट रो में से हमारा आंसर होगा, वो होगा 1,6। जब ये सेकंड रो जब आप बनाओगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 2,5। तीसरी होगी 3,4। चौथी होगी 4,3। पांचवी होगी 5,2, और छठी होगी लास्ट वाली 6,1। तो हमारे पास में जो घटनाएं होंगी, अनुकूल घटनाओं की संख्या हो जाएगी 6, और जो टोटल घटनाएं होंगी वो होगी 36। जब इसको आप काटोगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 1/6, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप अंकों का योग 2 होंगे तो कितनी घटनाएं होगी, तो ऐसा क्वेश्चन आप लेके खुद से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो हमें निकालना है। तो जब 5 या 5 से अधिक पद हो, तो वहां पे आपको ध्यान लगाना है कि वहां पर दो जो सीरीज है वो कंबाइन हो सकती है, मिक्स सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मिक्स सीरीज को हम देखने चाहें तो 0 से 4, 4 से 12, और 12 से 24। ठीक है, यानी कि 0 से बना 4, 0 से बना 4, 4 से बना 12, और 12 से बना 24। तो देखिए, सबसे पहले हमने काउंट जोड़ा, जो वो है 4, उसके बाद में 8, उसके बाद में 12। और जो ये दूसरी सीरीज बन रही है हमारे पास में 2 से 4, 4 से 10, और अगली संख्या कौन सी आएगी, वही हमें निकालनी है। तो सबसे 1 से बना 4, तो इसमें हमने काउंट किया 3। 4 से बना 10, इसमें हमने जोड़ा प्लस के 6। और जब 10 में, अब की बार हमें सबसे पहले जब इस सीरीज में देखेंगे, तो 4 जोड़ रखा है, उसके बाद में 8 जोड़ रखा है, उसके बाद में 12 जोड़ रखा है। तो इसी प्रकार से इसमें सबसे पहले 3 जोड़ रखा है, उसके बाद में 6 जोड़ रखा है, उसके बाद में कितना आंसर आएगा, 9 जोड़ रखा होगा। तो हमारा आंसर होगा 10 में जब आप 9 को जोड़ोगे, 10 प्लस 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो होगा 19, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये मिक्स सीरीज वाला भी कंसेप्ट, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें 24 प्लस 27 प्लस 19 प्लस 12 में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो हमें निकालना है कि इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि इकाई के स्थान पर सिर्फ इकाई के स्थान का ही फर्क पड़ता है। यानी कि आपको जो इकाई के स्थान पर है उनको जोड़ना है केवल। यानी कि आपको 4 में ऐड करना है 7 को, और 7 में ऐड करना है 9 को, और 9 में ऐड करना है 2। तो जब आप जोड़ोगे, तो 9 और 9 18, 18 और
4 होगा 22, 18 और 4 होगा 22, और 22 में इकाई का अंक कौन सा है, वो है 2, और हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इकाई के अंक पर केवल इकाई के अंक का ही फर्क पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही जैसा 24वां क्वेश्चन था, उसमें भी हमें इकाई का अंक निकालना था और यहाँ भी हमें इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालते हैं, जैसे दिया है 7 72 इंटू 74 इंटू 203 इंटू 166। इसमें भी वही हमें ध्यान रखना है कि इकाई के अंक पर केवल इकाई के अंक का ही फर्क पड़ता है, तो हमें इकाई के अंक के स्थान पर जो भी संख्या है उनको गुणा करवा लेना है। यानी कि हमें करवाना है 2 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पे 4 है, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6, इसको गुणा करवाएंगे तो हमारे पास में जो आंसर होगा वो आ जाएगा। जब 2 का गुणा जब आप 4 से करवाओगे तो 8, और 8 3 24 इंटू 6, और यहाँ पे भी इकाई के स्थान पर है 4, तो 6 का गुणा जब आप 4 से करवाओगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 6 4 24, 6 दूनी 18, 6 कम 6 दूनी 18, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 24, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है वो है 4, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से दोनों कंसेप्ट आपको याद में रख रहे हैं कि योग होगा तो किस तरह से करना है, गुणा होगा तो उसको किस तरह से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ए बी सी डी और इसका जो ये संबंध है एफ एच के ओ के साथ की तरह समझा गया है, तो एम एन ओ पी को का मान क्या होगा वो हमें निकालना है कि यहाँ पे कौन सा मान आएगा। तो निकाल के देख लेते हैं, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के भी। तो ए बी सी डी से जब बना होगा एफ एच और के ओ, तो ये किस तरह से बना होगा, तो ये हम देखते हैं। तो देखिए ए में जब हम 5 को ऐड करते हैं, जब ए में हम 5 को ऐड करते हैं तो आता है एफ। उसके बाद से देखिए इससे आगे हम आसानी से कर सकते हैं। तो एफ में इसने जोड़ रखा है प्लस का 2, और एच में इसने जोड़ रखा है प्लस का 3, और के में इसने जोड़ रखा है प्लस का 4। यानी कि हमें केवल एक मान निकालना है कि एम के बाद प्लस 5वें स्थान पर कौन सा मान आ रहा है। उसके बाद हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, इसके बाद देखेंगे। तो सबसे एम एम के बाद जब आप 5वां मान देखोगे तो आपके पास में आंसर आएगा एम एन ओ पी क्यू और आर, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो आर से शुरू होगा। जब आर में आप 2 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा आर एस और टी, यानी कि यहाँ पे होगा टी। और टी में जब आप 3 को ऐड करोगे तो टी यू वी डब्ल्यू, तो हमारा जो आंसर होगा डब्ल्यू। और डब्ल्यू में आपको ऐड करना है 4, तो डब्ल्यू में 4 को ऐड करोगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आर टी डब्ल्यू ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। केवल हमने एक संख्या फाइंड की कि ए के बाद 5वें स्थान पर कौन सा है, और इसमें हमने देखा कि एम के बाद 5वें स्थान पर कौन सा है, तो आसानी से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है, हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है ए बी सी डी, और इससे बना एफ एच के और ओ। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें कितना ऐड कर रखा है, फिर इसमें देखना है कि कितना ऐड कर रखा है, फिर इसमें देखना है कि कितना ऐड कर रखा है, और फिर इसमें देखना है कि कितना ऐड कर रखा है। यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो ऐड करके भी आप करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना निकलता है, कैसे निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की बराक नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है। हमें बताना है कि जो बराक नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु की, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा नदी की, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र की, और ऑप्शन नंबर 4 है कोसी नदी की। तो बराक नदी जिसकी सहायक नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो है ब्रह्मपुत्र नदी की। और ब्रह्मपुत्र जो है आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, और गंगा में मिलने के बाद ये बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि बराक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि सेब की कीमत में हुई 20% की कमी की वजह से एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 सेब अधिक खरीद सकता है। एक सेब की वर्तमान कीमत क्या है? एक सेब की वर्तमान कीमत हमें बतानी है, वो कैसे निकालते हैं? पहले मिल रहा था 100 रुपए में 5 सेब, अब 100 रुपए के 20% के बराबर में मिल रहे हैं 5 रुपए, यानी कि 5 सेब, यानी कि 100 का 20% ऐसे निकालते हैं, बराबर मिल रहे हैं 5 सेब। ठीक है, सेबों की संख्या ये रही। तो कैसे निकालेंगे? 100 से तो 100 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा 20 बराबर 5 सेब। ठीक है, यानी कि 20 रुपए में आ रहे हैं 5 सेब, और हमें निकालनी एक सेब की कीमत, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20/5, और इधर बच जाएगा हमारा एक सेब। तो एक सेब की जब कीमत निकालेंगे और 5 का भाग आप 20 में दोगे, आंसर आएगा 4। और ऑप्शन में कहाँ है 4? तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा करेक्ट आंसर है कि जो एक सेब की कीमत है वो 4 रुपए है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राम की एक दिन की आय 225 रुपए है, जबकि शाम की एक दिन की आय 180 रुपए है। तो राम की आय शाम की आय से कितना % अधिक है? अगर ऐसे पूछता तो राम की आय शाम की आय से कितनी अधिक है, तो हम डायरेक्ट घटा के बता सकते। 225 में से हम 180 को घटा देते, लेकिन वो पूछ रहा है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में उसको कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है, जिससे तुलना करते हैं वो लिखते हैं बटावा में, यानी कि 180। शाम से तुलना की गई, यानी कि शाम की जो आय है उसको लिखेंगे बटावा में। ऊपर लिखना है अपने को 225 माइनस 180। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है, जब 225 में से 180 को घटाओगे तो आंसर आएगा वो 45, और बटावा में चल रहा है 180। और जब 45 का भाग 180 में दोगे, जब 45 का भाग 180 में दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/4। और 1/4 का मतलब होता है 25%। और अगर नहीं निकालना आ रहा तो 1/4 यहाँ पे लिखिए, 100 से गुणा करवाइए। जब दोनों से 100 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में आंसर आएगा वो है 25%। और ऑप्शन में कहाँ है 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है।